नमस्कार, आप देख रहे हैं कृषि दर्शन और मैं हूं आपके साथ सुनील विश्वकर्मा। आप सभी का स्वागत है कृषि दर्शन के आज के अंक में। और आज हम जानेंगे कि आखिर सोयाबीन की अच्छी पैदावार के लिए किसान भाई क्या प्रयास कर सकते हैं। और इसी के लिए कृषि दर्शन की टीम नसरुल्लागंज तहसील के ग्राम इटावा कला पहुंच चुकी है। प्रगतिशील किसान के रूप में हमारे साथ सुमेर सिंह परमार जी जुड़ चुके हैं। सुमेर जी, आपका बहुत स्वागत है कृषि दर्शन में। नमस्कार। एक बहुत ही बड़ा सवाल ये सामने आ रहा है, खरपतवार नियंत्रक आखिर क्या होता है और कैसे इसका इस्तेमाल किया जाता है। इस विषय में आपसे जानकारी चाहेंगे। खरपतवार नियंत्रक अलग अलग कंपनियों का आता है, तो उसको 20 से 30 दिन के अंदर अंदर देना पड़ता है जी। नमी हो खेत में और ज़्यादा धूप भी ना हो और ज़्यादा पानी भी ना हो। जैसे ये मौसम जो चल रहा है ये अनुकूल है, पूरा मौसम अनुकूल है। क्या इसकी कोई मात्रा भी निश्चित रहती है कि आखिर कितनी मात्रा में फसल में डालना चाहिए? हाँ, मात्रा तो निश्चित है। हर खरपतवार कीटनाशक सभी की मात्रा निश्चित रहती है। अलग अलग कंपनी का अपना अलग अलग रहता है, वो एकड़ के हिसाब से चलता है। जैसे 1 लीटर 3 एकड़ में जाता है और या 4 लीटर में जाता है, बस ऐसा चलता है जी। ये भी बताइए, अगर ज़्यादा मात्रा में खरपतवार नियंत्रक को डाला जाए या केमिकल फसल में डाला जाए तो उसका दुष्प्रभाव भी फसल पर देखने को मिलता है? दुष्प्रभाव तो केमिकल के रूप में आ ही रहा है फसलों पे। जैसे खरपतवार नियंत्रक वो भी काम सही नहीं कर पा रही है जो स्टार्टिंग में करती थी। ज़मीन ने उसको एब्सेट करना ही कम कर दिया है। तो इस प्रकार से खरपतवार हम उतना काम नहीं कर रही हैं। तो हमको भी पुरानी पद्धति जैसे कुलपे डोरे वगैरह निकालना ये करना ही पड़ेगा, उसी पे आना पड़ेगा वापस। इससे अब ज़मीन अंदर से टाइट होती जा रही है और वो काम करना बंद कर रही है। यदि हम जी बिल्कुल, यदि केमिकल की हम बात करें तो देखा जाता है कि केमिकल का छिड़काव किया जाता है फसलों पर। उस दौरान आखिर किसान भाइयों को क्या सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि वो असर फसलों पर भी हो रहा है और क्या वो एक मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है? वो तो सभी पे है। कीटनाशक का तो पूरा वातावरण में फैलता है, तो हमारे लिए तो है ही है और फसल पे भी है और ज़मीन पे भी है। सभी पे हो रहा, पानी तक पे हो रहा, अंदर जाता है पानी है, जो पीने का पानी है वो दूषित हो रहा है। पहले कुएं का पानी या ऊपर का पानी पी लेते थे, अब नहीं पी सकते आप। अंदर का ट्यूबवेल का बोरिंग का पानी 100 फीट के इतना उसका नुकसान हो रहा है। इससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं? अब क्या पुरानी या तो खेती जैविक खेती के रूप में आना पड़ेगा या प्राकृतिक खेती जो भी है, गवर्नमेंट अगर सहयोग करे तो किसान तो अब उस ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब थोड़ा बहुत सहयोग अगर मिल जाए तो उसको और भी बढ़ना पड़ेगा। फसलों को रोग से बचाने के लिए भी किसान भाई क्या तरीका अपना सकते हैं या क्या प्रयास कर सकते हैं? कीटनाशक ही है अभी तो, हाल फिलहाल तो कीटनाशक के अलावा रोग तो कुछ नहीं कर सकते। प्रकृति के ऊपर भी है, जब उमस और ज़्यादा गर्मी होती है तो कीटनाशक का प्रभाव एकदम बढ़ जाता है। अब कीटनाशक कितना काम कर दे उस पीरियड में वही। किसान भाइयों के लिए सरकार के द्वारा कृषि विज्ञान केंद्र की भी स्थापना की गई है, जहां बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, वो कोशिश करते हैं कि सही मात्रा में जो बीज है वो किसानों को मिल सके या रिसर्च करते हैं उन पर। तो क्या इस दिशा से कोई किसानों को लाभ मिल पाता है? नहीं, 1-2 बार हम गए थे, RK कॉलेज भी गए थे, यहाँ सेवनिया भी है कृषि विज्ञान केंद्र, वो लोग भी आते रहते हैं। इसके अलावा यदि आधुनिक यंत्रों की बात करें, आधुनिक खेती की बात करें, तो आजकल सरकार के द्वारा नए नए यंत्र भी निकाले जा रहे हैं और साथ ही साथ कोशिश ये रहती है कि किसानों तक वो यंत्र भी पहुँचे। तो ऐसे यंत्रों का इस्तेमाल क्या आप करते हैं अपनी खेती में? नहीं, यंत्रों का तो कर ही रहे हैं। अब डोरे भी चलाते हैं, वो जो नए उसमें आ रहे हैं। चलिए एक बार वापस सोयाबीन की खेती पर ही हम बात करते हैं। निंदाई और गुड़ाई का कितना महत्व देखते हैं आप? निंदाई और गुड़ाई का तो है, अगर ये खरपतवार नाशक से अगर कंट्रोल नहीं हो तो फिर उसमें तो लेबर से काम करवाना पड़ता है, चूँकि वो बहुत महंगा पड़ता है, पर फिर भी वो तो करना तो पड़ता है। वो तो उसी से सफाई भी करवाना पड़ती है। खरपतवार नाशक के बाद भी हमको लेबर से उसमें से निकालना पड़ता है। तो क्या लेबर को भी प्रशिक्षित करना रहता है कि किस मात्रा में आपको? नहीं, लेबर तो सब प्रशिक्षित ही रहती है, वो तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। वो तो सब लेबर मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है और बहुत महंगा पड़ता है।
लेबर बहुत महंगा पड़ता है। आमतौर पर ये देखा गया है कि सोयाबीन की जो खेती है उसमें सिंचाई प्रबंधन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वर्षा ऋतु में आने वाली ये फसल होती है। तो क्या ये माना जा सकता है एक तरह से मददगार ही साबित होती है किसान भाइयों के लिए? हाँ, सोयाबीन की फसल तो मददगार है और उसने मदद की आज ऐसे, परंतु अब जो अभी आ रहे हैं उसमें अब लॉस जाने लग गया। नहीं तो पहले सोयाबीन ने ही काफ़ी हम लोगों को इसके ओर बढ़ाया है। ये साधन जो हुए हैं सब ये सोयाबीन की फसल के कारण ही सब इतने ऊपर हम आए हैं। सोयाबीन की सबसे बेहतर किस्में आखिर कौन कौन सी होती हैं? सोयाबीन की बेहतर किस्म 95-60 है, RBS में भी है और बहुत अलग अलग वैरायटी है उन्हीं को क्रॉस करके। JS में कम से कम 9305 है और 2069 है, 2098 है, ये अधिकतर हमारे यहाँ चल रही है जी। तो ऐसे में ये माना जा सकता है कि बाज़ार में भी इसका दाम अच्छा मिलता होगा किसान भाइयों को? दाम तो सब बाज़ार में तो मार्केट में तो सेम टू सेम ही बिकते हैं। 95-60 का थोड़ा वो दाना अच्छे आते हैं, इसलिए वो थोड़ा सा ठीक ठाक मिल जाता है। बाकी तो सब जो रेट चलता है वही मिलता है। इसके अलावा मैं ये भी आपसे अंत में जानना चाहूँगा, कटाई को जब जिस वक्त कटाई का आ जाता है उस वक्त क्या सावधानियाँ किसान भाई बरतते हैं? कटाई का अगर पानी नहीं गिर रहा सावधानियाँ क्या, कटाई तो हार्वेस्टर से ही होती है अधिकतर। एरिया बड़ा है, लेबर इतना पर्याप्त मिल नहीं पाते, इसलिए हार्वेस्टिंग से ही कटाई होती है हमारे। जी। और इसके अलावा यदि प्राकृतिक खेती की हम बात करें, जैसा कि आपने पहले बताया कि केमिकल युक्त जो इस केमिकल नहीं डालना चाहिए फसलों के लिए, अच्छा नहीं होता, और प्राकृतिक और जैविक खेती कितनी ज़्यादा बेहतर होती है किसान भाइयों के लिए? प्राकृतिक खेती तो अगर खेती को बचाना है तो प्राकृतिक की ओर जाना ही पड़ेगा, क्योंकि कीटनाशक और रासायनिक खाद ने खेती को इतना टाइट कर दिया कि पहले जो हम 25 हार्स पावर के ट्रैक्टर से खेत बनाते थे, आज 60 हार्स पावर के ट्रैक्टर में इतनी ताकत लगती है, ज़मीन इतनी हार्ड हो गई। इसलिए प्राकृतिक खेती की ओर तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि खेती बिल्कुल उस ओर जा रही है, बंजर हो जाएगी आने वाले समय में, कुछ नहीं होना। इसलिए हम तो उत्सुक है, परंतु अगर सपोर्ट मिल जाए तो सभी लोग उस ओर जाएंगे, सब समझ चुके हैं इस ओर। तो आज की जो नौजवान किसान हैं जो कि खेती किसानी शुरू करना चाह रहे हैं, तो उनको क्या संदेश देंगे आप? अभी इतना अनुभव आपको हो गया है, तो आपने ये भी देखा कि प्राकृतिक खेती रासायनिक खेती में कितना अंतर होता है। प्राकृतिक खेती में बढ़ावा देने के लिए क्या संदेश देंगे उन्हें? अभी शुरू में तो हमको थोड़ा लगेगा, परंतु प्राकृतिक खेती में लागत भी कम आएगी, स्वास्थ्य भी सही रहेगा, वातावरण भी सही रहेगा। थोड़ा सा अगर गवर्नमेंट या कोई तरफ से थोड़ा सा हेल्प मिल जाए तो किसान बहुत जल्दी उससे लाभ भी लेगा, और नौजवानों को जाना भी चाहिए, उस ओर जाना ही पड़ेगा। आने वाले समय में तो जाना ही पड़ेगा उस ओर। तो किसान भाई, आज हमने सोयाबीन की अच्छी पैदावार को लेकर बातचीत की है। सरकार के द्वारा प्रयास भी किए जा रहे हैं, लेकिन कई ऐसे भी किसान हैं जिनका ये मानना है कि वो प्रयास नाकाफ़ी हैं। हालांकि कोशिशें लगातार जारी हैं, और यदि आने वाले वक्त में खेती किसानी को और ज़्यादा आगे बढ़ाना है तो प्राकृतिक खेती की ओर हमें बढ़ना होगा। 29 फरवरी 2020 ये वो तारीख थी जो देश भर के लघु, सीमांत व भूमिहीन किसानों के लिए उम्मीदों का एक नया सवेरा लेकर आई, और उन्हें 10,000 किसान उत्पादक संगठनों यानी FPOs के गठन एवं संवर्धन योजना का उपहार मिला। किसान अब तक उत्पादक तो था ही, अब वो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस FPO उसके माध्यम से व्यापार भी करेगा। अपने लॉन्च के लगभग 2.5 साल के बाद योजना के परिणाम भी सामने आने लगे हैं। FPOs के गठन ने छोटे व भूमिहीन किसानों को एक समूह के रूप में इकट्ठा किया है, जिससे इनकी ताकत बढ़ी है और नई तकनीक तक पहुंच भी, जिसका असर अब इनके जीवन में दिखने लगा है। इस योजना के तहत FPOs को चलाने के लिए 3 साल के लिए 18 लाख रुपए दिए जाते हैं, और 2 करोड़ रुपए तक के लोन पर 75% क्रेडिट गारंटी की सुविधा दी जाती है। मेघालय की जयंतिया हिल्स फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी कृषि कल्याण के साथ साथ नारी सशक्तिकरण की भी गवाह बन रही है, क्योंकि इससे जुड़ने वाले किसानों में सारी की सारी महिलाएं ही हैं। अपने गठन के मात्र 9 महीने में ये FPO इन महिला कृषकों की प्रगति को नई गति दे रहा है। Wada snel tau bad pediang ka gani ka company po gani ka chnong ka thau yang i. Ha chnong yang i bon ginong ram
kham tam ku em po ngani company da emi kamwan rus pa tam ngut kinong rem sao kuman di em ngani company yo ichibon gijing mentoy gijing yarab। छत्तीसगढ़ का बालोद आज इस योजना की रोशनी से एक नई सुबह का साक्षी बन रहा है। यहाँ अप्रैल 2021 में स्थापित की गई सर्वोदय कृषक प्रोड्यूसर कंपनी आसपास के 11 गांवों के सैकड़ों किसानों का जीवन रोशन कर रही है। मैं अन्य जगह से खाद दवाई लेता था तो बहुत ही ऊंचे दामों में और बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ता था। मैं जब से सर्वोदय कृषक उत्पाद लिमिटेड से जुड़ा हूं, तब से मुझे बहुत ही कम कीमत में और आसानी से खाद और दवाई मुझे मिल रही है, जो कि मेरे आय वृद्धि में बहुत ही सहायक है। जब से मैं एफपीओ में जुड़ गया हूं, तब से मुझे मार्केटिंग करने की कोई समस्या नहीं है। मेरा उत्पाद जो है एफपीओ के माध्यम से बहुत दूर दूर तक बिक रहा है। ओडिशा का संबलपुर, जहां के आदिवासी किसान कभी गरीबी कभी अंधेरे में जिया करते थे, वो आज समृद्धि के उजाले से जगमगाने लगा है और एसएफएसी की सहायता व उचित मार्गदर्शन से 7,30,000 रुपए की इक्विटी ग्रांट मिली है। एफपीओ आसला बाद मत दु पैसा मिलवार बाद मुई गोटे मेसीन बसई करी 2 पैसा अच्छा तेल रो मेसीन बसई करी 2 पैसा भल कमाऊँ मैं। आगे व्यापारी मैंने कम रेट रे धान नहीं जाऊले, किंतु एखन एफपीओ संस्था आसबार द्वारा हमें दुरियानु नहीं जाकरी पाखे धानटा पाई पारुछु और लाभवान बहुत होउछु। और एफपीओ के द्वारा छोटे किसानों की ताकत बढ़ाने का जो मेरा लक्ष्य है, उसमें आप जैसे साथी बहुत बड़ी ताकत हैं। मैं आपको और आपके साथ जुड़े हुए इन सभी किसानों को मैं देख रहा हूं, उनके चेहरे पे मैं उत्साह देख रहा हूं। मेरा उन सबको भी नमस्कार, उन सबको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस योजना ने छोटे छोटे किसानों को जोड़कर बड़े समूहों में तब्दील कर दिया है और लघु व सीमांत किसानों की सफलता की सैकड़ों कहानियों ने ये सिद्ध कर दिया है कि नए भारत का किसान अब कमजोर नहीं। वो भूमिहीन भले ही हो, पर संसाधन विहीन नहीं। उसके पास आज तकनीक की ताकत भी है और सरकार मदद की राहत भी, और मात्र 2 वर्ष के अंदर देश का अन्नदाता इस एफपीओ योजना से जुड़कर अपना जीवन सुखमय और समृद्ध बना रहा है। नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर शीशराम जाखड़, कार्यक्रम सहायक मृदा विज्ञान कृषि विज्ञान केंद्र कालूखेड़ा में पदस्थ हूँ। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे फसल उत्पादन में जैव उर्वरकों की क्या भूमिका रहती है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जैविक या जैव उर्वरक या कल्चर खाद किसे कहते हैं। पर्यावरण में उपस्थित करोड़ों सूक्ष्म जीव जो कि किसानों के लिए लाभदायक रहते हैं, उनको प्रयोगशालाओं में मल्टीप्लाई करके या गुणा करके फसल उत्पादन में किसी भी तरह से प्रयोग कर लाभ लिया जा सकता है। सबसे पहले हम बात कर सकते हैं कि किस किस तरह से इनको प्रयोग कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, जैव कल्चर या जैव उर्वरकों को सबसे पहले हम बीज उपचारित करके लाभ ले सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, 1 लीटर पानी में थोड़ा सा गर्म करके और 100 ग्राम गुड़ को जो है घोल के अच्छा सा घोल बना लें। तत्पश्चात रूम टेम्परेचर या वातावरण का जो टेम्परेचर है उसके अनुकूल हो जाए तो बीजों को उपचारित किया जाता है। 1 किलोग्राम बीज को उपचार करने के लिए 5 से 10 ग्राम जो वाहक आधारित जैव कल्चर खाद रहती है उसका प्रयोग किया जाता है। यदि तरल जैव उर्वरक हैं तो आपको 10 ml प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि किस प्रकार के जैव उर्वरक रहते हैं। तो किसान भाइयों, मैं आपको बता दूं, अलग अलग फसल के लिए अलग अलग प्रकार के जैव कल्चर या जैव उर्वरक खाद का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो दलहनी फसलें हैं उनमें जो है राइजोबियम की जो स्पीसीज़ आती है, 5 से 7 स्पीसीज़ आती है, उनका ही प्रयोग करते हैं। इसके पश्चात अनाज वाली जो फसलें रहती है उनमें किसी में एजेक्टोबैक्टर का या एजोस्पारिलम का प्रयोग किया जाता है।
इसी तरह से अलग अलग फसल के लिए अलग अलग प्रकार के जैविक या जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जैव उर्वरक को प्रयोग करते समय किन किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए। किसान भाइयों, मैं आपको बता दूं, जैव उर्वरक किसी ऐसी संस्था से लें जो विश्वसनीय हो, उसकी निर्माण तिथि अंकित हो, 1 साल पुराना, यदि तरल है तो 1 साल से पुराना ना हो, यदि वाहक आधारित है, लिग्नाइट है या अन्य वाहक आधारित जैव उर्वरक हैं तो 6 महीने से पुराना ना होना चाहिए। इसका मुख्य कारण यह है कि जैसे जैसे पुराना होता जाता है इसमें जो सूक्ष्म जीवों की मात्रा है वो घटती रहती है। यदि वाहक आधारित है तो उसमें मॉइस्चर भी कम होगा और जो है सूक्ष्म जीव घटकर उसमें से न के बराबर रह जाएंगे। तो ध्यान रहे किसान भाइयों, 6 महीने से पुराना वाहक आधारित जैव उर्वरक का प्रयोग ना करें। इसके साथ ही यदि तरल है तो उसको 1 साल के बाद में फसल में प्रयोग ना करें। साथ ही आप जहाँ से भी ले रहे हैं आप ये देखें कि उसको उचित तापमान पर स्टोर किया गया है कि नहीं किया गया है। यदि अधिक तापमान है तो उसमें उपस्थित जीव खत्म हो जाते हैं, तो उसकी उपयोगिता वहीं ख़त्म हो जाती है। इसके अतिरिक्त यदि आप जहाँ से ले रहे हैं उसके तत्पश्चात आपको जो है अपने घर पे उसको वातावरण के तापमान पे रखना है, जैसे रूम टेम्परेचर पे रखना है। ठीक है किसान भाइयों, इसके अलावा जैव उर्वरकों वर्षे उसके अलावा जैव उर्वरक व रासायनिक खेती करते हैं तो जैव उर्वरकों से हमें क्या क्या लाभ रहते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं किसान भाइयों कि हर किसान इसको प्रयोग कर सकता है, क्योंकि ये इतनी सस्ती मात्रा में रहता है कि प्रत्येक किसान इसे प्रयोग कर सकता है। साथ ही जैव उर्वरक 15 से 20% जो है फसल उत्पादन में वृद्धि करते हैं। साथ ही यह पर्यावरण को किसी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, क्योंकि इसके अंतर्गत सूक्ष्म जीव रहते हैं जो कहीं ना कहीं जो है पोषक तत्वों का पौधों को उपलब्ध कराने का कार्य करते हैं। साथ ही यह विटामिन्स, हार्मोन्स आदि का जो है रिलीज़ करते हैं, जिससे कि फसल उत्पादन में वृद्धि होती है। साथ ही यह विशेष प्रकार के हार्मोन्स भी स्राव करते हैं, जिससे कि पौधे रोगों व कीटों से लड़ने की क्षमता उत्पन्न होती है। साथ ही यदि जैव कल्चर खाद का प्रयोग किया जाता है तो किसान भाइयों कहीं ना कहीं पर्यावरण, मानव व जंतु स्वास्थ्य को भी जो है नुकसान नहीं पहुंच पाता है। आइए हम बात करते हैं कि इनको हम जैव कल्चर खाद को किस किस तरह से प्रयोग करते हैं। तो किसान भाइयों मैं आपको बता दूं, सबसे पहले हमने बात की थी कि बीज उपचारित करके, उसके बाद में जड़ उपचारित करके और उसके बाद में हम जो है मृदा उपचारित भी इनसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बीज उपचार। बीज उपचार में किसान भाइयों हम 5 ग्राम लेते हैं वाहक आधारित और 10 ml लेते हैं तरल आधारित। यदि किसान भाइयों साथ में आप फंजीसाइड या इंसेक्टिसाइड या किसी कीटनाशी का प्रयोग कर रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा, पहले सबसे पहले फंजीसाइड का प्रयोग करें, उसके बाद में इंसेक्टिसाइड का और उसके बाद में जो है जैव उर्वरक या कल्चर खाद का ही प्रयोग करें। तो किसान भाइयों विशेष ध्यान दें, जब भी आप जैव कल्चर खाद का प्रयोग करते हैं या बायो फर्टिलाइज़र का प्रयोग करते हैं तो उनका अधिकतम लाभ लेने के लिए आप मृदा उपचार में उनमें पर्याप्त नमी बनाए रखें। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आप सभी का स्वागत है। आइए पहले नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। फर्टिलाइजर बीज की हर जरूरत पूरी करेगी केंद्र। गेहूं की नई किस्म VL 2041। ड्रोन स्कूल में 30,000 में होगी पायलट ट्रेनिंग। मूंगफली का गेरुई रोग और रबी में प्याज का रोपा लगाए। और अब खबरें विस्तार से। रबी अभियान 2022 पर राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन केंद्रीय
कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर के मुख्य आतिथ्य में हुआ। श्री तोमर ने कहा कि रबी सीजन की दृष्टि से राज्यों की फर्टिलाइजर, सीड्स आदि की हर जरूरत को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार हर संभव प्रयास करेगी। श्री तोमर ने देश में जलवायु परिवर्तन की वर्तमान और भावी परिस्थितियों का विश्लेषण कर आगे की कार्य योजना बनाने, देश को आगे ले जाने के लिए प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि देश में खाद्यान्न, दलहन, तिलहन उत्पादन में वृद्धि हुई है। आज सबसे ज्यादा जरूरत कृषि के समक्ष मौजूद चुनौतियों से निपटने और उनका समाधान करने की है। ये जलवायु परिवर्तन का दौर है। जहां सूखा होता था वहां बारिश हो रही है, जहां बरसात होती थी वहां सूखे की स्थिति है। जलवायु परिवर्तन की वजह से फसलों में अनेक प्रकार की बीमारियां भी हो रही है। इन चुनौतियों पर विचार करके केंद्र और राज्य कैसे आगे बढ़कर काम करे, इस पर विश्लेषण कर खुद को तैयार करने की जरूरत है। श्री तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री का भी पूरा जोर प्राकृतिक खेती को लेकर है। कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से भी इसे विस्तार दिया जा रहा है। इससे पहले कृषि मंत्री ने 2 पुस्तकों का विमोचन किया। सम्मेलन में कृषि राज्य मंत्री ने किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए किए जा रहे प्रयासों के साथ भी ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने की बात कही है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा द्वारा गेहूं की एक नई प्रजाति VL 2041 विकसित की गई है, जो कि बिस्कुट बनाने के लिए अत्यधिक उपयुक्त किस्म है। इस प्रजाति की पहचान 61वीं अखिल भारतीय गेहूं और जौ शोधकर्ताओं की वार्षिक बैठक में की गई, जिसका आयोजन गत दिनों राजमाता सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर में हुआ। इस दौरान प्रजाति की पहचान एक समिति द्वारा की गई। उत्तर पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र के राज्यों उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, जम्मू एवं कश्मीर तथा मणिपुर में विगत 3 वर्षों में हुए कुल 24 वर्षा आश्रित और 5 सिंचित प्रजाति का अखिल भारतीय परीक्षणों में इसकी बिस्कुट क्वालिटी 11.07 आया है, जो कि पूरे देश में सर्वाधिक है। साथ ही इस प्रजाति में औसतन 9.07% प्रोटीन और इसका दाना मुलायम है। ये सभी गुण इस प्रजाति को बिस्कुट बनाने हेतु अभी तक की सबसे उपयुक्त प्रजाति बनाती है। देश का सबसे पहला ड्रोन स्कूल भोपाल में खुल रहा है और इस स्कूल की फीस मात्र 30,000 रुपये रहेगी, जो कि न्यूनतम है, जबकि आमतौर पर ड्रोन पायलट के प्रशिक्षण की फीस औसतन 60,000 रुपये होती है। मध्य प्रदेश में कृषि मंत्री श्री कमल पटेल ने ड्रोन स्कूल और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए देश में सबसे पहले मध्य प्रदेश के चयन के लिए केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के प्रारंभ होने से किसानों का निश्चित ही कौशल उन्नयन होगा, उन्हें बेहतर जानकारियां और बेहतर प्रशिक्षण मिलेगा, जिसका लाभ किसानों को होगा। श्री पटेल केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान भोपाल के कस्टम हायरिंग केंद्रों के सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। कस्टम हायरिंग केंद्रों के सम्मेलन में प्रदेश में ड्रोन स्कूल और कृषि यंत्रीकरण के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने के लिए 2 MOU साइन किए गए। संचालक कृषि अभियांत्रिकी मध्य प्रदेश श्री राजीव चौधरी ने बताया कि सम्मेलन में ड्रोन स्कूल की स्थापना के लिए निदेशक इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान एकेडमी अमेठी के निदेशक श्री कृष्णेंद्र गुप्ता के साथ MOU साइन किया है। उन्होंने बताया कि एक और MOU एग्रीकल्चर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया कौशल विकास मंत्रालय के CEO श्री सत्येंद्र आर्य के साथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना के लिए भी साइन किया है। इस सेंटर में कृषि यंत्रीकरण के क्षेत्र में युवाओं को अत्याधुनिक तकनीकों से संबंधित विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण दिए जाएंगे। मूंगफली तिलहनी फसलों के रूप में ली जाने वाली प्रमुख फसल है। मूंगफली की खेती मुख्य रूप से रेतीली और कछारी भूमियों में सफलतापूर्वक की जाती है। मूंगफली के दानों में 40 से 45% तेल प्राप्त होता है, जो कि प्रोटीन का मुख्य स्रोत है। मूंगफली में गेरुई रोग से लगभग 15 से 30% तक उत्पादन कम हो जाता है। ये रोग फफूंदी के द्वारा फैलता है। सर्वप्रथम रोग के लक्षण पत्तियों की निचली सतह पर धब्बों के रूप में दिखाई पड़ने लगती है। मूंगफली के इस रोग से पत्तियों के प्रभावित भाग की बाह्य त्वचा फटने लगती है। ये रोग
उम्र होने पर पत्तियां झुलसकर गिरने लगती है और फलियों के दाने चपटे और विकृत हो जाते हैं। वैसे तो इस रोग के मुख्य लक्षण पत्तियों के निचली सतह पर अधिकतर लाल रंग के धब्बों के रूप में दिखाई देते हैं और ये धब्बे बाद में आगे चलकर आपस में मिल जाते हैं, जिसके कारण पत्तियां सूख जाती है। इसकी रोकथाम के लिए रोग रहित प्रजातियों की बुवाई करना चाहिए। मूंगफली के बीज को कवकनाशी थीरम या कैप्टान से 3 से 4 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज को उपचार करना होता है। इस रोग की रोकथाम के लिए फसल पर बाविस्टीन का 0.05% के हिसाब से छिड़काव करना चाहिए। प्याज के लिए हल्की दोमट मिट्टी और जल निकासी वाला खेत उपयुक्त होता है। चूंकि प्याज कंद वाली फसल है, इसलिए जमीन की पुख्ता तैयारी की जानी चाहिए। इसके लिए गोबर की खाद 20 से 25 टन प्रति हेक्टेयर डालना चाहिए। मिट्टी पलटने वाले हल से गहरी जुताई के बाद 2 से 3 बार बरखनी करें और पाटा चलाएं। इसके अलावा रबी फसल के लिए नर्सरी की तैयारी क्यारियां बनाकर अक्टूबर में की जाती है तथा मध्य नवंबर तक चलती है। क्यारियों की लंबाई 3 से 5 मीटर तथा चौड़ाई 60 से 70 सेंटीमीटर तथा 110 सेंटीमीटर ऊंची रखी जाती है। 1 हेक्टेयर में प्याज लगाने के लिए 500 वर्ग मीटर की नर्सरी पर्याप्त होती है। 8 से 10 किलो बीज तक हेक्टेयर के लिए पर्याप्त होगा। बीज को बुआई के पूर्व थाइरम 2 ग्राम दवा प्रति किलो बीज के हिसाब से उपचार आवश्यक है। तो किसान भाइयों, आज की खबरें खेती में इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।